नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज क्लास के साथ। दोस्तों, अभी हमने जो चैप्टर 9 खत्म किया था आपके सामने, अब हम चैप्टर 10 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, बायोम और बायोडायवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव मंडल, जीवोम और जैव विविधताओं के बारे में। ये हमारे चैप्टर 10 है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम क्या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट को भी ज्योग्राफी का ही काफी अच्छा मिलता जुलता हिस्सा होता है, तो इसीलिए हमारे टॉपिक्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से शामिल किया गया है। ज्यादा विस्तृत नहीं है, लेकिन काफी अच्छी बेसिक हमें जानकारी एनवायरनमेंट की मिल जाती है इस टॉपिक के साथ ही। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे भी शुरू करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि क्या हम बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने चैप्टर 1 खत्म कर दिया था, चैप्टर 3 हम खत्म कर दिया, चैप्टर 5 कर दिया, चैप्टर 7 कर दिया, चैप्टर 9 कर दिया और आज हम चैप्टर 10 के साथ इसको खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जैव मंडल के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे जैव मंडल के बारे में। अब ये जैव मंडल क्या है? देखिए, ऐसा क्षेत्र जहां पर भूमि, जल और वायु निकट संपर्क होता है, सबका आपस में निकट में संबंध है। ठीक है, और जीवन होता है। ठीक है, आपस में सबका निकट संबंध भी है और जीवन भी होता है, तो वो होता है जैव मंडल। ठीक है, समझ गए कि जैव मंडल क्या है? जहां पर वायु, जल और भूमि, इन तीनों का आपस में संबंध है, तीनों एक साथ है और यहाँ पर जीवन भी है, तो ये हो गया जैव मंडल। पृथ्वी के अगर हम वातावरण की बात करें ना, पृथ्वी का वातावरण तो हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है वो हमारा वातावरण है। तो जो वातावरण है उसमें जैविक और अजैविक घटक क्या है जिससे ये पृथ्वी बना है। तो जैविक घटक होता है हमारे आसपास जो पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, वो हमारा जैविक घटक हो गया। अजैविक घटक होता है, अजैविक घटक वो होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक है ना, वो चीजें होती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज और विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, ये हमें इसमें मिलता है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर जीना है, इसमें हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके लिए जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ सकते हैं बायोस्फीयर क्या है इसके, और जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल चुका है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे आपको पेड़ दिख जाएगा। ठीक है, जो क्या है? जैविक घटक है। यहाँ पे आपको जल दिखेगा जो कि अजैविक घटक है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप समझ गए कि जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं अब पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में। ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो देखिए, पौधे और जानवरों अपना जो पर्यावरण के साथ इनके विभिन्न प्रकार के आपस में जुड़ाव होते हैं। ठीक है, पौधे और जानवरों का आपस में जो पर्यावरण के साथ जुड़ाव है, यही जुड़ाव हमें पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। समझ गए? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पौधे और जानवरों का आपस में संबंध। ठीक है, अब पारिस्थितिक तंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ये होता है खाद्य श्रृंखला। अब ये खाद्य श्रृंखला क्या है? देखिए, खाने के एक प्रकार की श्रृंखला जो होती है ना, वो खाद्य श्रृंखला होती है। अब खाने की श्रृंखला क्या होती है? देखिए, आपने बचपन में देखा होगा कि छोटे छोटे जो घास होते हैं उसको कोई चीज, एक छोटी कीट पतंग उसको खाती है, फिर उसी क्या करते हैं आगे जो होते हैं, आगे के मेंढक खाती है, मेंढक किसको क्या खाता है? सांप खाता है, सांप को फिर कौन खाता है? मोर खाता है। तो ये जो पूरी जो लेयर चलती है ना, इसी लेयर को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अच्छा, इस खाद्य श्रृंखला को आमतौर पे पिरामिड के माध्यम से मापा जाता है। ये पिरामिड देख सकते हैं आप, ये उत्पादक होता है। ये मैं पिरामिड आपको समझाऊंगा भी थोड़ी देर में कि पिरामिड में किस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है, तो ये पिरामिड होता है। अब ये पिरामिड जो होता है ना, ये पोषक तल के हिसाब से काम करता है। पोषक तल क्या होता है अभी समझाता हूँ। पोषक तल और पिरामिड के बारे में आपको पहले समझा ही देता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए, अब आप देखिए पिरामिड में ये होता है उत्पादक, प्रथम उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक, उपभोक्ता। देखिए, जो उत्पादक होते हैं ये होते हैं आमतौर पे घास, जो हमारे पास घास होती है वो होते हैं ये उत्पादक। अब देखिए, मान लीजिए एक घास ने, मतलब घास ने जो अपनी ऊर्जा ली वो कहां से ली? सूर्य से। तो सूर्य से उसने 1000 कैलोरी ली। तो जब वो अगले लेवल पर जाएगी ना, जो उस घास को खाएगा उसको कितना मिलेगा? उसका 10 गुना कम। ठीक है, तो अगर घास ने अगर 100 कैलोरी ली, तो अगले को जो मिलेगा, यानी कि बकरी को, वो मिलेगा 100, मतलब 1000 कैलोरी। ठीक है, लेकिन बकरी को जो आगे खाएगा उसको मिलेगा 100 कैलोरी। ठीक है, और जो बकरी जो उसको आगे खाएगा उसको मिलेगा 10 कैलोरी। तो ये जो पूरा जो 4 चीजों का जो लेयर चलता है ना, इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं उनको ज्यादा ऊर्जा मिलती है अकॉर्डिंग टू मांसाहारी की तुलना में। ठीक है, क्योंकि जो घास होती है वो शाकाहारी है। ठीक है, और इसको ज्यादा, मतलब घास तो सूर्य से प्रकाश ले रहा है, तो इसको क्या होता है, इसको ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी अकॉर्डिंग टू जो इसको खा रहा है बकरी उसको। ठीक है, और बकरी को जो आगे खाएगा उसको इससे भी कम ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऊर्जा का जो लेयर होगा वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाते जाते ऊर्जा जो होती है हमें धीरे धीरे कम मात्रा में मिलने लग जाती है। अब ये टॉपिक क्या है? देखिए,
टॉफिक जो होता है, टॉफिक के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए लैटिन शब्द में यही जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो पिरामिड होता है, इसको लैटिन शब्दों में टॉफिक कहा जाता है। टॉफिक का अर्थ होता है भोजन, ठीक है, और इसको टॉफिक को ही टी के माध्यम से नापा जाता है। इसको T1 से लेकर T5 तक इसको विभाजित किया जाता है। अब देखिए टॉफिक क्या है, टॉफिक के बारे में आप यहाँ पे इस पिक्चर में ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए टॉफिक के बारे में मैं समझाऊं तो जो पहला जो लेयर था, जो पहला उपभोक्ता था, वो था ग्रीन प्लांट यानी कि घास। दूसरा जो था वो था प्राइमरी, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। जो सेकेंडरी लेयर होता है जो कीट पतंगों को खाता है, वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, कंज्यूमर मतलब जो इसको उपभोग कर रहा है, यानी कि उपभोग। पहले तो है उत्पादक, हमने उत्पादक देखा यानी कि प्रोड्यूसर। दूसरा हमने देखा उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है, प्राइमरी उपभोक्ता कौन है, कीट पतंग। दूसरे उसको जो खाया जैसे कि मेंढकों ने, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी। जो फिर मेंढकों को जिन्होंने खाया वो हो गए टर्सरी यानी कि तीसरे उपभोक्ता। और जिन्होंने इसको खाया यानी कि गिद्धों ने या फिर मोर ने, तो वो क्या हो गए, टर्सरी यानी कि चौथे लेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पहले से चौथे लेयर के बीच में, ये जो पहले से चौथे लेयर के बीच में ऊर्जा का क्या होगा, धीरे धीरे कमी आएगी, जिसको मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए इन चीजों के बीच में आपको डिकम्पोजिशन भी दिखेगा, यानी कि ये सब चीजें जो आपस में सड़ जाएंगी तो क्या बनेगी, डिकम्पोज, ठीक है। ये इसका 5वां लेयर होता है जिसके बारे में टॉपिक में बताया गया। तो टॉपिक T1 से लेकर के T5 तक के बारे में आप समझ गए सारे लेयर को, कि T5 तक कौन कौन से लेयर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसका इंग्लिश वर्जन के बारे में। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में आमतौर पर हमें 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलता है। पारिस्थितिक तंत्र आप समझ गए कि पौधे और जानवरों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। अब ये स्थलीय और जलीय, यानी कि जो स्थल पे है वो स्थलीय और जो जल में है वो जलीय। स्थलीय की बात करें तो पर्वत और उच्च भूमि, पर्वतीय, उच्च भूमि, पर्वतों को उच्च भूमि कहते हैं, निम्न भूमि और मरुस्थल, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। किस पद में, पर्वतों को मतलब स्थलों को, जो स्थलीय परिस्थिति तंत्र है उसको भूमि में, यही पर्वत में, ठीक है, उच्च भूमि में, पर्वत को उच्च भूमि कहते हैं, निम्न भूमि जहाँ पे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, और पिछले तीसरा होता है मरुस्थल, ठीक है। इस प्रकार से हमें 3 प्रकार के देखने को मिल जाता है। ये जो है मतलब स्थल जो है वो कुल पृथ्वी के क्षेत्र का 29%, ये लगभग 30% आप रख सकते हैं। भोजन और कच्चे माल की प्राप्ति हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अन्य जो उपतंत्र है, इसमें अन्य उपक्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं, ये तीनों अन्य उपक्षेत्र है। पृथ्वी जो पर्वत, निम्न भूमि और मरुस्थल के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें अन्य सभी क्षेत्रों के बीच में, तो अधिकांश जो जीव हैं, जो ज्यादातर जीव होते हैं, वो यहाँ निम्न क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। मरुस्थल में कम मिलते हैं, और अधिकांश जीव हमें कहाँ, निम्न क्षेत्रों में, यानी कि घास के मैदान में लगभग देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सबसे कम अगर हमें कहीं देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा मरुस्थल में। और ऊंचाई के साथ साथ, क्योंकि हम ऊंचाई के साथ साथ विविधता भी धीरे धीरे कम होने को देखने को मिल जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ ऊंचाई के साथ किस प्रकार से विविधताएं कम होती है। देखिए अगर हम पहली वाली की बात करें तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, घास के मैदान भी मिलेंगे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा निचले लेयर पे। लेकिन जब सबसे ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे टुंड्रा नाम की जलवायु मिलेगी, और उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हैं टुंड्रा के बाद धीरे धीरे जलवायु पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हालांकि टुंड्रा में भी काफी छोटे छोटे जलवायु लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। आप इस लेयर को देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, हमारे जो आसपास का वातावरण है वो भी कम होता जाता है, वो भी वनस्पतियां भी हमें कम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हम जलीय समझ गए, अब स्थलीय समझ गए। अब हम जलीय की बात करेंगे। जलीय को भी 3 स्तरों का खास नाम मिलने से हमारे पास, अगर हम जलीय स्तर की बात करें तो 3 स्तर के बारे में हम समझ चुके हैं। अब देखिए जलीय स्तर में क्या होगा, जहां तक हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, केवल और केवल पारिस्थितिक तंत्र वहीं तक मौजूद रहेगी, यानी कि उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र मौजूद नहीं रहेगी। तो जलीय स्तर में हमें कहां तक, जहां तक पारिस्थितिक तंत्र, जहां तक सूर्य का प्रकाश मौजूद है, केवल और केवल जैविक विविधताएं और जो पारिस्थितिक तंत्र है वहीं तक ही हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें ताजा पानी सबसे अधिक मात्रा में है, और उसके बाद हमें नदी मुहाने में, और सबसे कम अगर पारिस्थितिक तंत्र में देखने को मिलती है तो मिलेगा समुद्र में, क्योंकि समुद्र को, खुले समुद्र भी एक प्रकार का मरुस्थल से कम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें लेयर कम देखने को मिलती है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस पिक्चर में हमें जलीय जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जलीय जीवन की जानकारी हमें मिलती है, नदी के बारे में, ताजा जल के बारे में, और समुद्र के बारे में, खुली समुद्र के बारे में, जहां पर जब विविधता धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगली बात चलते हैं। अब हम बात करेंगे बायोम के बारे में, कि ये बायोम जो है ये क्या है।
देखिए बायोम आमतौर पे कुछ नहीं है, सॉरी बायोम को हम जियोम भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, बायोम को जियोम भी कहते हैं, बायोम उसका इंग्लिश वर्जन है, आप उसको जियोम लिख सकते हैं, ठीक है। जियोम में क्या होता है कि स्थानीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, स्थलीय क्षेत्रों में, सॉरी स्थानीय कह रहा हूं मैं, स्थलीय क्षेत्रों में जो चीजें पाई जाती है वो हमें मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिल जाती है। जो भूभाग जो स्थलीय क्षेत्र में मिलता है उसके बारे में हमें यहाँ पे मिल जाता है। और भूमि पर अलग अलग प्रकार के जियोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हमें 2 प्रकार के जियोम देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसको 2 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला होता है जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर, और दूसरा हमें देखने को मिलता है, देखिए पहला अगर हमें मिलेगा जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर, और जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा हमें जलवायु और वनस्पति के आधार पर। तो अगर हम जलवायु और परिस्थितियों के आधार पर बताते हैं तो इसको हमें जलवायु और परिस्थितियों में इसको हमें तापमान और आर्द्रता के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। जलवायु की जो परिस्थितियों के आधार पर हमने तापमान और नमी यानी कि आर्द्रता के आधार पर हमने इसको बांटा है, कितने में? 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले अगर हम बात करें कि 4 भागें होती कौन कौन सी है, देखिए अगर हम पहली बार की बात करें तो पहला होता है वन, ठीक है, वन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब ये वन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन, भूमध्य रेखाएं, पर्णपातीय, समताप, रेगिस्तान की बात करें, उष्णकटिबंधीय। मैं इसको आपको विस्तार से, हमने हमारे पास ग्राफ है, मैं उसको आपको ग्राफ में से समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा है हमारे पास घास के मैदान, ठीक है, और चौथा है हमारे पास जलीय क्षेत्र भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैं आपको अगर ग्राफ में इसको समझाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए क्या है? उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र के बारे में बात करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ तक आएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आएगा, एक सेकंड मैं आपको पिक्चर में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पहला आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो होगा 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि लगभग भूमध्य रेखा के बीच हमें इसको देखने को मिल जाएगा। और इसको क्या होता है, ये कई तलों में विभाजित होता है, ठीक है, कई तलों में और छातादार रूप से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, ठीक है। ये इसको हमने 3 भागों में बांटा, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, ठीक है, उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती, माफ कीजिएगा, तो 2 भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय और पर्णपातियों में। उष्णकटिबंधीय में क्या होता है, 10 से लेकर 25 डिग्री के बीच में हमें इसका बस्तर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात करें तो ये हमें मिलता है 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, और जो पर्णपाती की बात करें वो हमें 10 से 25 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो पर्णपाती होंगे उसमें कम घने बर्फ मिलेंगे। आमतौर पर पर्णपाती को आप मानसूनी वन भी कह सकते हो, जो लगभग हमारे देश में मिलता है। दूसरा होता है समशीतोष्ण की बात करते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से हमें पूर्वी उत्तरी अमेरिका में और जो पूर्वी एशिया है, उत्तर पूर्वी एशिया, उसमें हमें देखने को मिल जाता है, और पश्चिमी यूरोप में भी हमें देखने को मिल जाता है समशीतोष्ण। इसमें क्या होता है, चारे के पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ों की कम विविधताएं होती हैं, ओक, बर्च, मेप, इस प्रकार की जो चीजें मिलती है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा होता है उरीच। उरीच क्या होता है? देखिए यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, ठीक है। इसके उत्तरी अमेरिका की जो बड़ी पेटी होती है ना, साइबेरिया अलास्का वाली, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ गिरते रहते हैं, ठीक है, हमें वहाँ पे उदीचे देखने को मिल जाता है। आमतौर पर कैसे होता है? आमतौर पर होते हैं सदाबहार, जो नुकीलेपन आपको देखने को मिल जाएगा वो हमें यहीं पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मरुस्थल के ऊपर। मरुस्थल भी 2 तरह के होते हैं, या तो उष्ण होंगे या फिर शुष्क होंगे, ठीक है। उष्ण मतलब सूखे वाले, शुष्क होंगे सूखे वाले, ठीक है। उष्ण मतलब सूखे, उष्ण और सूख एक ही चीज है। उसका होता है अर्धशुष्क, तीसरा होता है तटीय, और तीसरा चौथा होता है शीत, ठीक है। मतलब जो मरुस्थल वो गर्मी में भी होगा, ठंड में भी होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम उष्ण की बात करें तो हमारे पास है सदाबहार, कालाहारी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में थार भारत में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम अर्धशुष्क की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म मरुस्थल, जो होता है सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है, ज्यादा क्षेत्रों में है नहीं। तटीय क्षेत्र हमें आटाकामा देखने को मिल जाता है, आटाकामा मरुस्थल बहुत विस्तृत है, ठीक है। तीसरा हमें मिलता है शीत में हमें टुंड्रा की जो जलवायु होती है, जलवायु वाला क्षेत्र होता है, वहां पे हमें आमतौर पर इसको देखने को मिल जाता है। घास का मैदान होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑप्शन ए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के जो बड़े क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे हमें घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर देखने को मिल जाता है। दूसरा होता है शीतोष्ण स्टेपी, यानी कि जो शीतकालीन जो घास के मैदान होते हैं वो हमें यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ताजे पानी का जो विस्तृत है वो भी हमें देखने को मिलेगा, ताजा पानी, और जलीय ग्रुप में हमें ताजा पानी और समुद्र के बीच में हमें देखने को मिलेगा। जो हमें ताजा पानी यानी कि झील, नदी, धाराएं, आर्द्रभूमि, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगे। और जो समुद्री क्षेत्र है वो तो सबको पता ही है, समुद्री किस प्रकार से काम करता है। समुद्री और लेगून दोनों ही इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए।
किस प्रकार से ये दोनों हमें इस ग्राफ के माध्यम से हमने इसको समझ लिया, यानी कि जियोम को हमने ग्राफ के माध्यम से जियोम का जो हमारे पास जो परिस्थिति तंत्र है इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। आगे बात करेंगे हम, इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, हम बात करते हैं अब दूसरे बारे के बारे में, यानी कि जलवायु और वनस्पतियों को जो विस्तृत है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या है जलवायु के बारे में, देखिए जलवायु और वनस्पतियों के बीच में अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, हाँ, तो अगर हम बात करते हैं जलवायु, हाँ, हम बात करते हैं जलवायु और वनस्पति के आधार पर इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, जलवायु के बारे में हमने बात की था, टुंड्रा जलवायु के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी वनस्पतियों के बारे में, किस प्रकार से इसकी वनस्पतियों को हमने निर्धारित किया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसको जो 3 भागों में बांटा उसके बारे में, ठीक है। तो जलवायु और वनस्पति के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, ठीक है। हम दूसरे भाग पे आ चुके हैं, पहला भाग हमने पढ़ लिया, वो हम दूसरे भाग पे आते हैं। हम बात करते हैं जलवायु और वनस्पति के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, ठीक है। अब हमने जब 3 भागों में इसको बांटा तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखिए वो 3 भाग हैं सदाबहार वर्षावन, ठीक है, जो कि उच्च, मध्य और निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्या है उसके बारे में, क्या क्या विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए भूमध्य रेखा से नॉर्थ में अगर हम जाएं, इसको मैप को आप समझे, इस पिक्चर को देख करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, मैं आपको समझा चुका हूँ। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में ये हमें देखने को मिलता है। ये वन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के पेटियों में पाया जाता है, या देख सकते हैं आप ग्रीन ग्रीन वाला, ये हरियाली, सब कुछ, सब ये सारी जो हरियाली है इसके साथ कलर भी बदल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पाया जाता है, ये हमें भूमध्य रेखा पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे हमें देखने को मिला है। ये क्या है, एक प्रकार का सदाबहार वन है। और ये सदाबहार वन कितने प्रकार के होते हैं, सदाबहार वन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं इसको 3 प्रकार का विस्तार समझाता हूँ। अमेजोन में, कांगो में, दक्षिण पूर्वी, आप देख सकते हैं ये है अमेजोन, ये है कांगो, ठीक है, इन चीजों में, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो 3 प्रकार होते हैं ना, वो 3 प्रकार कौन कौन से, उच्च, मध्य और निम्न। ये उच्च क्या होता है, उच्च होता है जहाँ पे 20 से 60 डिग्री के ऊपर हमें पेड़ देखने को मिल जाता है। अभी मध्य क्या है, मध्य होगा 10 से 20 डिग्री के मीटर के जो पौधे होंगे वहां देखने को मिल जाएगा। अब निम्न क्या होगा, निम्न में 10 मीटर से जो ऊंचे के पौधे होंगे वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, इसको समझने के बाद हम बात करते हैं सदाबहार वन के बारे में। ये समशीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन से इलाके आते हैं, इसको भी देखते हैं। देखिए इस पिक्चर को आप ध्यान समझिए, आपको समशीतोष्ण घास के मैदान भी देखने को मिल जाएगा। देखिए समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में, शीतोष्ण क्षेत्र में और दक्षिणी गोलार्ध में तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। विशिष्ट सहायक क्षेत्र जहाँ पे कम बरसात होते हैं वहाँ पे घास के मैदान भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में पेरियार, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इस प्रकार के इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नाम का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है, आप इस पिक्चर को अगर गौर से देखें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चीजों के बारे में, हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में जिसको हम कहते हैं टुंड्रा, टुंड्रा प्रकार के जलवायु। अगर हम दूसरे वाले की बात करें यानी समशीतोष्ण घास के मैदान में, तो ये जो क्षेत्र है ये मानवीय हस्तक्षेप से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। तीसरा है टुंड्रा, टुंड्रा कैसे है, टुंड्रा है अलास्का, कनाडा, ठीक है, ग्रीनलैंड, इस प्रकार की जो भूमि होती है ना, रूस, यहाँ पर जैसे जहाँ पर ज्यादा ठंड होती है वहां पर हमें टुंड्रा नाम की जलवायु देखने को मिल जाता है। आप इस पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं कि टुंड्रा जलवायु कहाँ कहाँ हो सकती है। आप इस ब्लू वाले पिक्चर को देखिए नीचे इसके कोने कोने में, ठीक है, आपको पता चल जाएगा टुंड्रा जलवायु कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले बात पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, जैव विविधता और उसके महत्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप समझ गए टुंड्रा जलवायु के बारे में, ठीक है। टुंड्रा जलवायु की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे कम सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसी के कारण से वहाँ पे इस तरीके से चीजें देखने को मिल जाती है। अब हम जैव विविधता उसके महत्व की बात करें तो जैव विविधता को ऐसी भौतिक क्षेत्र है, जैव विविधता एक ऐसा भौतिक क्षेत्र है जहाँ पे प्राणी जगत और वनस्पतियों के जीवों के बीच पाया जाता है, ठीक है। इसका जो अंतर रहता है, इसके परिवर्तनशील होते हैं, मतलब ये आपस में परिवर्तन करते रहते हैं और इसका परिवर्तन के कारण ही इसके बीच में संबंध होता है। नहीं समझ में आया, देखिए जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे प्राणी और वनस्पति आपस में रहते हैं और एक प्रकार से मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं और यही होता है जैव विविधता। अब जैव विविधता किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण है या दुनिया के लिए किस प्रकार से महत्व है, तो जैव विविधता ही वो कारण है जिसके कारण से एक जीव दूसरे जीव पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। यानी कि अगर एक जीव को भी अगर हमने टच किया तो इसका नुकसान हम सबको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैव विविधता के बारे में अगर हम आपको और विस्तार समझाएं तो देखिए जैव विविधता की अगर कमी है, कमी यानी कि इसका हास्य, मतलब सॉरी कमी कहना गलत होगा, जैव विविधता का जो कमी होता जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है। देखिए सबसे पहले जो बढ़ती आबादी है,
बढ़ती आबादी ने क्या किया, बढ़ती आबादी ने प्राकृतिक संसाधन की मांग खड़ी कर दी। अब जब प्राकृतिक संसाधन की मांग होगी, उसकी खपत भी बढ़ेगी। जब उसकी खपत बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पास दो कारण होंगे। या तो उनका आवास, जो पहले जो इस क्षेत्र में जो रहते थे उनका आवास खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है जैसे अभी हमने जंगलों को सफाई करने के बाद हमने वहां पे खेती शुरू की। तो जब हमने जंगलों को सफाई करने के बाद खेती शुरू की तो हमने जब जंगलों को काटा, हमने कईयों के आवास खत्म कर दिए। जब हमने आवास खत्म किया तो हमने जैव विविधता पे सीधा सीधा चुनौती डाली, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास विदेशी प्रजातियां बढ़ने लगेंगी। क्योंकि क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि अगर एक जगह के हम अगर आवास को खत्म करेंगे तो दूसरी जगह वो पलायन करेंगे। जब वो पलायन करेंगे तो अपने साथ वो कई तरह की नई नई बीमारियां भी लेके जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि उस जगह पर उनको खत्म करने वाला, उनको नष्ट करने वाला उनकी खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, तो बहुत तेजी से बढ़ती है। उसके तेजी से बढ़ने के कारण वो आसपास के जीवों को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ये प्रकार आप समझ गए, उनकी आवास की कमी और विदेशी प्रजातियों का बढ़ना हो जाएगा। और क्या होगा, जो प्रवास का संकट भी खड़ा हो जाएगा। आमतौर पर ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमें देखने को मिलता है कि जैव विविधता धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। अब हम जैव विविधता अगर कम होती रही तो उसका संरक्षण भी होगा। संरक्षण कैसे होगा, संरक्षण होगा कि सभी प्राणियों जो होंगे, सभी जो जीव होंगे, उन्हें आपस में हमें एक साथ जोड़ के रखना है, ठीक है। सबको एक साथ हमें जोड़ के रखना है, लोगों को हमें जागरूक करना है, ठीक है, शिक्षित करना है, उनके लिए हमें सम्मान के रूप से कार्य करना है, ठीक है। सभी जीवन के साथ सामंजस्य, और सभी जीवों के सभी जो जीवन है उनका आपस में सामंजस्य स्थापित करना है। दीर्घकालीन जीवन होने चाहिए, सबको लोगों को शिक्षित करना चाहिए। और इन सब चीजों के माध्यम से हमने लोगों को आपस में शिक्षित किया और हमने लोगों को जागरूक भी किया। पृथ्वी सम्मेलन जो इसके माध्यम से हमने आसपास के लोगों को, काफी लोगों को हमने जैव विविधता के बारे में जागरूक भी किया है। और जिसमें हमने सभी स्तरों पर जैव विविधता और उनकी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, जेनेटिक संसाधनों के बारे में हमने यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हाँ, इसका जो क्वेश्चन है, ये आप इस क्वेश्चन को अगर हमने इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया है तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समय जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कोई जवाब में प्रॉब्लम आए तो हमें ओपन शिक्षा के ऊपर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्वेश्चन को लिखे और इसके बारे में अच्छे से जवाब दें। अगर आपको समझ में ना भी आए तब भी हमें इसके ऊपर लिख करके हमें कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में जानकारी दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम इसको रोकना चाहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।